बहुत स्वागत है दोस्तों डब्ल्यूएस टीवी पर आपका। आप जानते हैं कि नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार का पतन हो गया है। नेपाल के शहरों में 2 दिन से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी थे। दक्षिणपंथी पूंजीवादी नेपाली कांग्रेस और उसके साथ सरकार में साझीदार फर्जी लेफ्ट नेताओं को अब प्रदर्शनकारी हिंसा का निशाना बना रहे हैं। प्रदर्शन हालांकि स्वतःस्फूर्त हैं, मगर राजा ज्ञानेंद्र और भूतपूर्व राजशाही से जुड़े तत्व निश्चित ही इनमें सक्रिय हो चुके हैं और वे इन्हें सत्ता में लौटने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। हाल ही में अपराधी और हत्यारा राजा ज्ञानेंद्र काठमांडू लौटा है। आपको याद होगा कि राजा बीरेंद्र और उसके परिवार की हत्या में राजा ज्ञानेंद्र का हाथ था। कल प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में संसद भवन पर हमला किया और सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए वे संसद में घुस गए। आज संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट को भी जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने आज सुबह प्रधानमंत्री ओली के आवास को घेर लिया और उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ओली अपनी जान बचाकर सेना के हेलीकॉप्टर से दुबई भाग गए हैं। प्रदर्शनकारियों की पहली मांग थी कि ओली सरकार इस्तीफा दे और एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी को भी जिंदा जला दिया गया है। ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर को भीड़ ने घेरा और तोड़ डाला। वित्त मंत्री को घर से बाहर खदेड़ा गया और पीटा गया। ओली सरकार से जुड़ी स्टालिनवादी माओवादी पार्टियों के कार्यालयों में भी भीड़ द्वारा आगजनी और तोड़फोड़ जारी है और शीर्ष नेताओं माओवादी और स्टालिनवादियों के शीर्ष नेताओं के घरों पर दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं, जिनमें प्रचंड का घर भी शामिल है। सोशल मीडिया साइट्स पर ओली सरकार की पाबंदियों के खिलाफ 2 दिन पहले इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अपने पतन से पहले ही स्टालिनवादी नेता केपी शर्मा ओली की सरकार राजा ज्ञानेंद्र के शासन से भी ज्यादा अलोकप्रिय हो चुकी थी। अपने विरुद्ध संवाद पर अंकुश लगाने के लिए ओली सरकार ने सोशल मीडिया के गले में फंदा डालने की कोशिश की, मगर वह फंदा खुद उसी के गले में पड़ गया। सरकारी अंकुश के चलते नेपाल में सोशल मीडिया बंद हो गया और पहले से ही बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की मार झेल रही रोष से भरी युवा पीढ़ी के सब्र का बांध टूट गया। उसने विद्रोह कर दिया। प्रदर्शनों पर पुलिस दमन में 20 से ज्यादा लोगों की मौत और 500 से ज्यादा के घायल होने की खबर ने जनता को और भी उत्तेजित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समूचे नेपाल में स्थिति सरकार के नियंत्रण से कल ही बाहर हो चुकी थी। दमन ने प्रोटेस्ट की आग में घी का काम किया और उन्हें और भी ज्यादा उग्र बना दिया। कल दमन के बावजूद आज भी हिंसक प्रदर्शन जारी रहे, बल्कि सटीकता से कहा जाए तो वे और भी ज्यादा उग्र हो गए। गोली चलाने का आदेश देने वाले गृह मंत्री और 3 दूसरे मंत्रियों ने इस्तीफा भी दिया, मगर प्रदर्शन इससे भी नहीं थमे। इन्हें दबाने के लिए सरकार ने सेना बुलाई, मगर सेना भी कुछ नहीं कर पाई। निश्चित ही राजशाही के समर्थक और दूसरे दक्षिणपंथी भी इस विद्रोह को हवा दे रहे हैं, मगर इस पराजय की, इस डिबेकल की मुख्य जिम्मेदारी खुद इन फर्जी लेफ्ट नेताओं पर है, जो 2006 में राजशाही के तख्ता पलट के बाद से ही नेपाली कांग्रेस जैसी पूंजीवाद की प्रमुख पक्षधर पार्टियों के साथ मजबूत संघात कायम किए हुए हैं और उनके साथ मिलकर एक के बाद दूसरी पूंजीवादी सरकारें चलाते रहे हैं। सरकार की बागडोर अपने हाथ रखने के लिए फर्जी वाम नेता पूंजीवादी नेताओं और पार्टियों से सहयोग और समर्थन जुटाने आपस में गलाकाट प्रतियोगिता करते रहे। इस स्वार्थी और निकृष्ट प्रतियोगिता को वे जनवादी क्रांति, नव जनवादी क्रांति और जनता की जनवादी क्रांति के वाहियात विवादों में उलझाते रहे। 2006 में राजशाही के तख्तापलट में इन नेताओं और इनके नेतृत्व वाली पार्टियों की भूमिका कतई शून्य थी। नेपाली माओवादियों के राजा वीरेंद्र के साथ इतने मधुर संबंध रहे कि नेपाल की मेहनतकश जनता हिकारत से, नफरत से इन माओवादी नेताओं को राजा के दत्तक पुत्र कहा करती थी। माओवादी नेपाल में दशकों राजशाही का मजबूत स्तंभ बने रहे। बाद में राजा वीरेंद्र और उसके पूरे परिवार का कत्ल करके सत्ता हथियाने वाले राजा ज्ञानेंद्र ने इन माओवादियों को घास नहीं डाली। राजशाही के कुराज से आरे जा चुके वर्कर्स और यूथ ने अप्रैल 2006 में काठमांडू स्थित राजा ज्ञानेंद्र के नारायण हिती महल को घेर लिया और विपक्ष के एक दिन के बंद को आगे बढ़ाते हुए उसे अनिश्चितकालीन बंद में बदलते हुए उसे विद्रोह में बदल दिया। इस विद्रोह ने राजशाही का बलपूर्वक अंत कर दिया।
इस विद्रोह की लपटों पर छींटा मारते हुए प्रचंड और भट्टाराई जैसे स्टालिन और माओ के मेंशेविक चेलों ने नेपाल की क्रांति में मजदूर वर्ग की केंद्रीय और नेतृत्वकारी भूमिका से इनकार करते हुए उसे किनारे लगा दिया और जनवादी क्रांति का राग अलापते हुए नेपाल की प्रमुख पूंजीवादी पार्टियों के साथ मिलकर 7 पार्टियों का गठजोड़ बना लिया। 2 चरण की क्रांति की झूठी मेंशेविक मरीचिका का पीछा करते नेपाली वाम के ये नेता सतत क्रांति के कार्यक्रम के विरोधी हैं। एक देश में समाजवाद के संकीर्ण राष्ट्रवादी कार्यक्रम का समर्थन करने वाले ये नेता क्रांति की अटूट वैश्विक प्रक्रिया को नेपाल की संकीर्ण सीमाओं में सीमित करते हैं। दुनिया तो क्या, वे दक्षिण एशिया को भी एकीकृत क्रांति के मंच के रूप में स्वीकार नहीं करते। वे क्रांति को एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट समझते हैं और नेपाल में पिछड़े पूंजीवाद का हवाला देते हुए, पूंजीवाद के पिछड़ेपन का रेफरेंस देते हुए वे पूंजीवादी पार्टियों के साथ गठजोड़ बनाते हैं और मजदूर वर्ग की नेतृत्वकारी भूमिका से समाजवाद के लिए संघर्ष से इनकार करते हैं। अक्टूबर क्रांति के अनिवार्य निष्कर्षों को अनदेखा करते उनका कुतर्क है कि नेपाल में क्रांति के पहले दौर में सर्वहारा और पूंजीवादी पार्टियों के साथ गठजोड़, उनके बीच गठजोड़ अनिवार्य है। इस कुतर्क के सहारे वे लेफ्ट को राइट से जोड़ते हैं और उसे पूंजीवादी प्रबंध के मातहत करते हैं। इसी मेंशेविक कुतर्क के सहारे वे मजदूरों मेहनतकशों को पूंजीवाद पर हमला करने से रोकते हैं, विरत करते हैं और उन्हें पूंजीवादी पार्टियों नेताओं के पीछे बांधते हैं। आज पूंजीवाद, कल समाजवाद के ये प्रचारक दरअसल पूंजीवाद के पिट्ठू हैं जो समाजवाद के लिए संघर्ष को अनंत काल के लिए स्थगित करते हैं और सर्वहारा को सत्ता के लिए संघर्ष में उतरने से रोकते हैं। 2006 के बाद से ही इनके नेतृत्व वाली सरकारें शोषण, लूट और भ्रष्टाचार का मंच बनी रही हैं। पूंजीवादी पार्टियों के साथ गठजोड़ से बनी इन सरकारों ने पिछले 2 दशकों में अपने भ्रष्ट पूंजीवादी कुराज को कायम रखने के लिए क्रांति के खिलाफ हर संभव अपराध को अंजाम दिया है। सत्ता में रहते प्रचंड जैसे नेताओं ने मोदी की तारीफ के पुल बांधे थे और उसकी फासिस्ट सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। नेपाल में पूंजीवादी नेताओं से मिलकर इन फर्जी लेफ्ट नेताओं ने धीरे धीरे क्रांति की सभी उपलब्धियों को नष्ट कर दिया। राजा ज्ञानेंद्र को जेल न देकर एक दूसरा महल दे दिया। काठमांडू की आउटस्कर्ट्स पर नारायण हिती की जगह दूसरा बड़ा महल दे दिया। बड़े जमींदारों से छीनी हुई जमीनें जमींदारों को वापस कर दी। हथियार संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिए और मेहनतकश जनता की सोवियतें संगठित करने की जगह बूर्जुआ संसद और संविधान बनाने में जुट गए। स्टालिनवादी माओवादियों की जहरीली भूमिका ने नेपाल में क्रांति के उठते ज्वार को ठंडा कर दिया। पूंजीवाद की सेवा कर रहे इन झूठे वाम नेताओं ने बूर्जुआ नेताओं की तरह ही वाम जनता को, आम मेहनतकश जनता को लूटकर अपने घर भरे हैं। इन झूठे वाम नेताओं ने पिछले 2 दशक नेपाल को लूट, शोषण और प्रतिक्रांति की प्रदर्शनी बनाकर रख दिया है। कंधे पर लाल झंडे उठाए इन रंगे सियारों के घात पर घात ने नेपाल में क्रांति का गला रेत दिया है। मेहनतकश जनता को धोखा देते हुए इन नेताओं ने पिछले 2 दशक में नेपाल में सिर्फ पूंजीवादी शासन को मजबूत किया है और देशी विदेशी पूंजी के लिए पावड़े बिछाए हैं। इस कुराज के खिलाफ बढ़ते जन प्रतिरोध से घबराई ओली सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए सोशल मीडिया का गला घोटने की कोशिश की, जिसके खिलाफ विद्रोह हो गया। कुछ ही समय पहले कोविड महामारी का फायदा उठाते हुए भारत में भी मोदी सरकार ने इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून में बदलाव करते हुए सोशल मीडिया साइट्स पर नकेल डाली थी। कानून में बदलाव करके मोदी सरकार ने गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल साइट्स के लिए लाइसेंस लेना और भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना अनिवार्य बना दिया था। सूचना मंत्री ने ट्विटर को धमकी दी थी कि या तो वह सरकारी नियंत्रणों को लागू करे या फिर पुलिस उसके दफ्तरों और कर्मचारियों के घरों में दिखाई देगी। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बड़ा हमला था और इसके खिलाफ तब कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने प्रतिरोध भी किया था। ट्विटर ने तो इसे मानने से इनकार कर दिया था। इसके जवाब में मोदी सरकार ने ट्विटर के दफ्तरों और उसके कर्मचारियों के घर रेड शुरू की तो ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। अपनी याचिका में ट्विटर ने कहा था कि मोदी सरकार चोरी से इंटेलिजेंस के लोगों को मीडिया कंटेंट पर नजर रखने और जरूरत हो तो उसे गैरकानूनी तौर पर सेंसर करने के लिए मीडिया के दफ्तरों में नियुक्त करना चाहती है और इसके लिए वह मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दबाव बना रही है।
मगर ट्विटर की तमाम आपत्तियों को दरकिनार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी नकेल का समर्थन किया था। करे भी क्यों नहीं, आखिर कोर्ट भी तो राज्य का ही हिस्सा है। आखिर ट्विटर को झुकना पड़ा। मोदी सरकार का दबाव इसलिए चल गया क्योंकि भारत में सूचना और संचार के लिए बहुत बड़ा बाजार मौजूद है, मगर नेपाल में यह बाजार बहुत सीमित है। इसलिए नेपाल में जब ओली सरकार ने मोदी सरकार की घृणित सेंसरशिप की नकल करनी चाहिए तो कई सोशल मीडिया साइट्स ने कारोबार रोक दिया। भारत में भी उन्होंने इसी तरह कारोबार बंद कर दिया होता तो भारत में हालात नेपाल से भी बदतर हो जाते। मगर भारत में बाजार और मुनाफों को देखते हुए सोशल मीडिया साइट्स ने जल्दी ही समर्पण कर दिया था। भारत और नेपाल ही नहीं, दुनिया भर में ये पूंजीवादी राष्ट्र राज्य और इनकी सरकारें विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रसार को इसी तरह रोक रही हैं, उसके खिलाफ बैरिकेडिंग कर रही हैं, उसे बाधित कर रही हैं। सूचना और संचार टेक्नोलॉजी जहां हमारी दुनिया को निरंतर सशस्त्र कर रही हैं, वहीं पूंजीवादी राष्ट्र राज्य साइंस और टेक्नोलॉजी के इस प्रगति और तेज होते जा रहे प्रसार को नियंत्रित और सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह दयनीय कोशिश है, हास्यास्पद कोशिश है। वे इस विकास और प्रसार के रास्ते में पुलिस और कानूनों के जरिए बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। ये सरकारें दरअसल टेक्नोलॉजी के प्रसार से घबरा गई हैं, डर गई हैं। नेपाल का मौजूदा विद्रोह विकसित होती टेक्नोलॉजी और नेपाल के फिसड्डी पूंजीवादी नेशन स्टेट के बीच टकराव से ही जन्मा है। नेपाल ही नहीं, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ साथ भारत और पाकिस्तान सहित समूचा दक्षिण एशिया राजनीतिक रूप से पूरी तरह असंतुलित हो चुका है। इसके शासक बारूद के ढेर पर बैठे जश्न मना रहे हैं। जब तक यहां क्रांतिकारी विस्फोट जारी हैं, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, आप पहले देख चुके हैं, नेपाल में देख रहे हैं, और सबसे पहले 2006 में नेपाल में ही हुआ था, और इससे सभी दक्षिण एशियाई सरकारें दहशत में हैं। नेपाल की मेहनतकश जनता दुनिया और दक्षिण एशिया में सबसे निचले जीवन स्तर पर गुजर कर रही है, उसे भुगत रही है। गरीबी और बेरोजगारी के साथ साथ वह भ्रष्टाचार की चक्की में भी पिस रही है। पूंजीवादी कुराज और इसके झूठे विपक्ष दोनों से नेपाल की मेहनतकश जनता का पूरी तरह मोहभंग हो चुका है, और उसके बीच आज एक बहुत ही गहरा रोष व्याप्त है। मौजूदा विद्रोह इस मोहभंग और इससे उपजे आक्रोश की अभिव्यक्ति है। मगर हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि नेपाल में एक क्रांतिकारी वाम नेतृत्व के अभाव में धुर दक्षिणपंथी और राजतंत्रवादी शक्तियां इस विद्रोह में अपने उद्देश्य के लिए अवसर तलाशेंगी, और वास्तव में वे तलाश भी रही हैं। कॉरपोरेट मीडिया ने तो काठमांडू के 15वें मेयर बालेंद्र शाह को अभी से नए नेता के रूप में प्रमोट करना भी शुरू कर दिया है। एलिट सर्कल्स में लोकप्रिय बालेंद्र पर न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम मैगजीन पहले ही लंबी चौड़ी स्टोरीज कर चुके हैं। झूठे वाम पर निर्णायक चोट करने के साथ इस विद्रोह ने नेपाल के दक्षिण की तरफ करवट लेने का रास्ता भी खोल दिया है और उसका खतरा पैदा कर दिया है। इसलिए उन लोगों का विरोध करना होगा जो कल तक बहुत ही अवसरवादी ढंग से प्रचंड भट्टाराई और ओली का गुणगान कर रहे थे, उन्हें नेपाल में क्रांति का अग्रदूत बता रहे थे, उसकी आशा बता रहे थे, और आज इस विद्रोह का महिमा मंडन करते हुए उसी अवसरवादी ढंग से विद्रोह के पक्ष में हुक लगा रहे हैं। क्रांतिकारी शक्तियों के सामने इस वक्त दोहरी चुनौती है। लड़ाकू जनता को सैकड़ों हजारों संघर्ष समितियों में संगठित होने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ सर्वहारा और युवाओं के अग्रणी तत्वों को एक हिरावल पार्टी में गोलबंद किया जाना है। यह गोलबंदी एक ऐसे क्रांतिकारी कार्यक्रम के लिए संघर्ष में ही संभव है जो पिछली सदी में क्रांति की जय पराजयों का लेखा जोखा तैयार करे और उनसे आवश्यक रणनीतिक निष्कर्ष निकाले। इस संघर्ष की धार न सिर्फ सावरकर, गांधी, नेहरू, जिन्ना और अंबेडकर के जहरीले पूंजीवादी राष्ट्रवाद और इसके सैकड़ों निम्न पूंजीवादी रूपांतरों के खिलाफ निर्देशित हो, बल्कि इसे वाम शिविर के भीतर स्टालिनवाद और माओवाद जैसे पूंजीवादी घुसपैठियों के विरुद्ध भी निर्मम संघर्ष छेड़ना होगा। ऐसा संघर्ष जिसका उद्देश्य 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के दुर्भाग्यपूर्ण सांप्रदायिक विभाजन को उलटना और विश्व समाजवादी क्रांति के हिस्से के रूप में दक्षिण एशिया में एकजुट समाजवादी संघ की स्थापना करना है। इसके लिए नेपाल के सर्वहारा को नेपाल के पूंजीपतियों के साथ नहीं, जैसा कि स्टालिनवादी और माओवादी नेता सुझाते हैं, बल्कि दक्षिण एशियाई देशों की वर्किंग क्लास के साथ
मजबूत सहबंध बनाना होगा। उसे उन झूठे लेफ्ट नेताओं की तरफ पीठ करनी होगी जो उसे राइट के पीछे बांधते हैं, पूंजीवादी नेताओं और पार्टियों के साथ गठजोड़ों के मातहत करते हैं। तो दोस्तों, इस आशा के साथ कि नेपाल में और दक्षिण एशिया में युवा और मजदूर एकजुट होकर क्रांतिकारी संघर्ष को मार्क्सवादी पथ पर, उस पथ पर जिस पर हमने अक्टूबर विजय हासिल की थी, उस पर आगे बढ़ाएंगे। आज के इस प्रसारण को खत्म करने की अनुमति चाहता हूं। मिलते रहेंगे, इस संघर्ष को जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।